तो यहाँ पर बेटा हम लोग आपके साथ अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो सबसे क्वेश्चन शेडो वाला है जिसका आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो शेडो वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी भी साथ में ओपन करके बैठेंगे। तो ये क्लास 10 एनसीईआरटी ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 15। तो मुझे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको ब्लिंक कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें लिखा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर ऑन अ लॉन्ग ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कम समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन है और वो दोनों ट्राइंगल्स कहीं ना कहीं एक सिमिलर ट्राइंगल्स को क्रिएट करते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे कोर्स में जो भी पोल होता है, कोई भी टावर होता है, कोई भी हाउस होता है, कोई भी फ्लैग स्टाफ होता है, तो ये सारे जो डायग्राम वाइज बनाए जाते हैं, इनके डायग्राम में आपको बार बार ट्राइंगल का ही फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो डायग्राम्स बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो डायग्राम आपको क्लियर कट विजिबल भी है और आपको बता रहे हैं कि अ वर्टिकल पोल। तो बच्चों देखो वर्टिकल पोल कहाँ पर है, ये आपका वर्टिकल पोल है। अब क्लियर है? ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ है 6 मीटर। ये अपनी परछाई देता है। बेटा परछाई तभी आती है जब बगल में हमारे पास क्या हो, सन हो। सन से क्या आने लगती है, उसकी शेडो आने लगती है। तो बेटा जब इसकी शेडो आ रही होगी तो वो शेडो कहाँ पड़ती है, जमीन पे ही पड़ती है। तो उसकी शेडो जमीन पे ही गिर रही होगी। उस शेडो की लेंथ है 4 मीटर। कितनी लेंथ है? 4 मीटर। क्या बात समझ में आई? पर कह रहा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम यानी उसी समय एक और काम भी हुआ है। अ टॉवर कास्ट अ शेडो। बच्चों देखो एक टॉवर भी बना हुआ, ये टॉवर है। टॉवर जो है सेम टाइम पे शेडो कास्ट करता है जिसकी लेंथ ग्राउंड पे कितनी है, 28 मीटर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों काम सेम टाइम पे हो रहा है। इसका मतलब जो सन इसके लिए है वही सन उसके लिए भी है, सेम टाइम पे काम हो रहा है। तो हमारे सेम टाइम पे दो क्या क्रिएट हो गए बच्चों, सेम टाइम पे आपके पास क्रिएट हो गए दो सिमिलर ट्राइंगल्स। और अगर ये बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों है बच्चों? कोई भी अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रपोर्शनल होती है। ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रपोर्शनल होती है। क्योंकि अगर बच्चों साइड्स प्रपोर्शनल होंगी तभी हम सिमिलर ट्राइंगल्स का लॉजिक यूज कर पाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। और बच्चों अगर ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर बन चुके हैं तो सिमिलर ट्राइंगल के केस में जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स PQ अपॉन 6 इज इक्वल टू 28/4। ध्यान से देखिए, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि 6 मीटर की प्रोपोर्शनल साइड्स कितनी हो जाएगी, PQ हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? 6 मीटर की प्रोपोर्शनल साइड क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी। तो 6 के नीचे हम क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। हम 6 के नीचे PQ लिख देते हैं, अभी जस्ट वेट करिएगा। ये देखिए 6 के नीचे मैंने PQ लिख दिया। उसके बाद 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 28। तो 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 28। बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको तो PQ ही निकालना है। तो उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए दोबारा। तो ये बन गया 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर।
इसका मतलब बच्चों सेम टाइम में जो टॉवर अपनी 28 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है, उस टॉवर की हाइट कितनी है? उस टॉवर की हाइट है 42। उस टॉवर की हाइट है 42। यहाँ सारी डायमेंशंस मीटर में है, तो टॉवर की हाइट आप लिखेंगे 42 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर एक साथ दो सिमिलर ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन होता है, और सिमिलर ट्राइंगल्स के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है, और साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो गई तो सारा काम वैसे ही चलेगा जैसे आप पहले करते आ रहे थे। यहाँ पे बच्चों जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा किसका है? सेम टाइम का। ये सेम टाइम पे सारा काम हो रहा है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनके तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिमिलैरिटी का यूज। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए किस तरह से लिखा गया? यस सर। तो बेटा यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे जो सिमिलैरिटी को यूज करते हैं, सिमिलैरिटी को यूज करके क्वेश्चंस किए भी जाते हैं। आप चाहें तो जैसे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो स्पेसिफिकली जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम्स वालों को काफी पसंद है। जैसे 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहें तो 13 क्वेश्चन आपने पूछा नहीं है, आप उसको भी साथ में लगा सकते हैं। ओके सर। तो आप लगाना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 13 को लगा सकते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। याद रखिए, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं, स्कूल के एग्जाम्स के लिए आपके स्कूल में जो दी गई वर्कशीट है वो आप उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। साथ में ही आपको हर एक्सरसाइज के शुरुआत के 5 क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए। लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप स्पेसिफिकली मेरे पास आएंगे, हमसे समय लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बता दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि स्कूल के टीचर्स रैंडमली पेपर बनाते हैं, वो बोर्ड की तरह नहीं बनाते। लेकिन जब बोर्ड का पेपर आता है तो स्पेसिफिक होता है, तो उस समय आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किन पे आपको ज्यादा टाइम देना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह से विजिबल भी है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले बच्चों में ट्राइंगल ABC का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस इज योर ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। D क्या है? D एक पॉइंट है साइड BC पे, तो हम एक D पॉइंट ले ही लेते हैं, ये आपका D पॉइंट हो गया। फिर लिखा है जो एंगल ADC है, व्हाट इज एंगल ADC? ये आपका एंगल ADC हो गया। किसके इक्वल है? एंगल BAC के, BAC के। तो BAC कौन सा एंगल है? वो ये एंगल पूरा हो गया। कह रहा है ये आपके पास गिवन है, तो आपको शो करना है जो कि दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन ना रहा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है ABC लिखेंगे, जिसमें D कहां पर है? BC पर एक पॉइंट है जिसका नाम है D। और क्या गिवन है? कि जो ADC एंगल है वो BAC एंगल के इक्वल है। ये आपका गिवन हो गया। गिवन के बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखते हैं? लिखते हैं एंगल ADC किसके इक्वल है? एंगल BAC। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्शन तो की नहीं, तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रूफ इस तरह से टारगेट करते हुए करना है कि यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज होगा, क्योंकि हम जब हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे तभी यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के CA इंटू CA, दैट मीन CA का स्क्वायर बन जाएगा। और CA का स्क्वायर बन गया तो समझ लो प्रूविंग के नजदीक आप पहुंच गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? सिमिलरिटी का यूज करेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी ट्रूथ के इस चैप्टर में बड़ी है। कई लोग सिमिलरिटी ने यूज करके कॉन्ग्रुएंसी की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAC,
ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ट्रायंगल मैंने लिए। एक मैंने बीएसी ट्रायंगल ले लिया और एक मैंने एडीसी ट्रायंगल ले लिया। और अगर आपको ट्रायंगल्स क्लियर नहीं हो रहे अच्छे से तो मैं उन ट्रायंगल्स को अलग से बना देता हूँ। ये देखिए एक ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको मैंने अलग से क्रिएट कर दिया। तो आपका एक ट्रायंगल हो गया एडीसी। व्हाट इज एडीसी? ये आपका एडीसी। और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका बीएसी। ये हो गया आपका बीएसी। इन दोनों में क्या प्रॉपर्टीज बच्चों आपके पास गिवन है कि जो बीएसी है पहले से हमारे पास गिवन है कि वो एडीसी के बराबर है। ये पहले से हमें गिवन है। तो हम इन दो ट्रायंगल में गिवन क्वांटिटी तो लिख ही लेते हैं। क्या गिवन है हमारे के पास कि जो एडीसी है वो बीएसी के बराबर है। ये हमने लिखा। इतना लिखने के बाद बच्चों क्या आपको दिखाई दे रहा कि ये ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कुछ और कंडीशन आपको दिख रही है? प्रोफेसर बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है। उस एंगल का क्या नाम है? सी। उस एंगल का क्या नाम है? सी। तो हम सी लिख देंगे कि सी एंगल क्या है? दोनों में कॉमन एंगल। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए सी डी इज इक्वल टू बी सी ए। रीजन क्या आएगा? कॉमन। और इससे पहले वाले का रीजन क्या था? गिवन। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं? वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। रीजन क्या होगा? डबल ए सिमिलैरिटी। और बच्चों अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर तो बहुत आसान काम। आप उनकी प्रोपोर्शनल साइड देख लीजिए कहाँ कहाँ। तो बच्चों आप बताइए एसी की प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी? आपको फूट फूट के दिख रहा होगा कि सर एसी की प्रोपोर्शनल साइड होगी डीसी। क्या ये बात 100% है? क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि एसी की प्रोपोर्शनल साइड डीसी होगी? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब बच्चों बताइए सीबी की प्रोपोर्शनल साइड क्या होगी? ये हो गया सीबी। सीबी की प्रोपोर्शनल साइड क्या होगी? तो सर सीबी की प्रोपोर्शनल साइड होगी सीए। समझ में आ गया? तो बच्चों हमने क्या करा? हमने सीधा सीधा यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया। तो जल्दी से बताइए बच्चों एसी की प्रोपोर्शनल साइड कितनी है? डीसी है। और बीसी की प्रोपोर्शनल साइड कितनी है? बीसी की प्रोपोर्शनल साइड है एसी। ये बात सबको क्लियर हो गई? एसी की प्रोपोर्शनल साइड डीसी, एसी अपॉन डीसी। और बीसी की प्रोपोर्शनल साइड एसी, तो बीसी अपॉन एसी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर लिखो या सी का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। इंटू बीसी, बीसी लिखो या सीबी लिखो, बात एक ही है। और इंटू डीसी, डीसी लिखो या सीडी लिखो, बात एक ही। तो ध्यान से देखो, मैंने जैसे ही बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास वो रिलेशन आ गया जो रिलेशन आपको प्रूफ करना है। और ध्यान से देखो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन था। अगर आपको सिमिलरिटी का पूरा ज्ञान है तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो बेटा ये क्लियर हो गया? Yes, sir. इस तरह से आप कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 30। आप चाहें तो हम क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको करके देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लीजिए साथ में अगर आप देखना चाहें। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों एक बार करके इसको भी आप चेक कर लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR। आपको जो कुछ प्रूफ करना है उसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल हो गया जो मैंने जस्ट अभी बनाया, और मैं एक और सेकंड ट्राइंगल भी बनाता हूँ
ये आपका सेकंड ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के नाम आपको पहले से गिवन है, एक का नाम है एबीसी और दूसरे का नाम है पीक्यू। आप इनका नामकरण कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, मीडियंस बनाइए। मीडियंस किसे कहते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ये आपकी मीडियन क्रिएट होगी। ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया आपका एम, दिस इज कॉल्ड डी एंड एम। तो ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर होगा, क्योंकि मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गिवन और टू प्रूव आप खुद से लिख लीजिएगा, हम लोग सीधा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ आएगा, गिवन और टू प्रूफ आप खुद से लिखेंगे। मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास पहले से गिवन है कि जो एबीसी है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, यानी पहले से हमारे पास गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। बच्चों अगर ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा और बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो बात हम कह ही सकते हैं, क्योंकि पहले से ही गिवन है सिमिलर है। तो आप क्या कहोगे, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। आप कहोगे अगर ये सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, दैट मींस ए बी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR। ये आपने लिखा, ठीक है। तो ये आपका पहला रिलेशन हो गया, क्योंकि पहले से गिवन है कि ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है। ये आपके फर्स्ट रिलेशन हो गया, साइड्स प्रोपोर्शनल है। एंगल्स भी इक्वल होंगे डबल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी से, तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, आप क्या ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो एडी और पीएम है वो आपस में मीडियंस है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडी और पीएम क्या है, मीडियंस। एडी और पीएम मीडियंस है तो वो सामने वाली साइड को क्या करेंगे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। तो बेटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो बीडी होगा वो बीसी का हाफ होगा और जो जो क्यूएम होगा वो क्यूआर का हाफ होगा। ये बात हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया रिलेशन 3 और उससे पहले वाला हो गया रिलेशन 2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई कि मैंने किस तरह से इस बात को लिखा है? यस सर। अगर मैंने इस बात को लिखा तो आप फर्स्ट रिलेशन में यूज कर दीजिए। बाय रिलेशन 1 आपने क्या लिखा था कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो अभी आपने रिलेशन थर्ड में बताया कि जो बी सी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ बी डी के इक्वल हो गया और जो क्यू आर होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम के इक्वल हो गया। मैंने उनकी वैल्यूज पुट कर दी बी सी और क्यू आर की। ये देखो बी सी और क्यू आर की वैल्यू, बी सी की वैल्यू बच्चों यहां से निकाल दी और क्यू आर की वैल्यू बच्चों यहां से निकाली, उसको उठा करके मैंने वहां पुट किया। तो पुट करने से क्या हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास डायरेक्टली आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू आर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपने अभी जो क्रिएट किया ये रिलेशन नंबर 4 क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद आपकी प्रूविंग यहाँ पे खत्म होने वाली है। आप डायरेक्टली देखिए कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, ए बी डी और पी क्यू एम, यानी कि दो छोटे वाले ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे ए बी डी और पी क्यू एम, तो आपको उसमें दिखाई देगा
उसमें पहले से ही एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि बड़े वाले दो ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर थे, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गए। और अभी आपने क्या निकाला? अभी आपने निकाला कि इस सेम ट्राइंगल में जो ए बी अपॉन पी क्यू है, वो आपने बताया कि वो किसके इक्वल है? बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है। बताया ना? ये बात अभी ध्यान से देखिए, अभी आपने बताया इस बात को कि ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो आपकी ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम। क्यों हो गया? एस से एस सिमिलरिटी से। तो बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा वो हो गया बी डी अपॉन क्यू एम के, और ये सेम इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम के, क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? पूरी तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और बच्चों अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो इसका मतलब जो आपको प्रूविंग करनी थी वो प्रूविंग यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो गई। यहाँ पे लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए? टोटल 3 क्वेश्चंस कराए। एक शेडो वाला कराया, एक 13 वाला कराया, एक 16 वाला कराया। तो इन क्वेश्चन के नोट्स भी आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप ये जज करिए कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. इसके अलावा बच्चों अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपको एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए जितने भी चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं पहले उनको सही ढंग से करिए, और जो चैप्टर्स पे आपको कमांड नहीं है उन चैप्टर्स को भी आप छोड़ दीजिए, जो आते हैं सिर्फ उन्हीं को करिए। और उसमें शुरुआत के 5-5 क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए। पता पड़ा शुरुआत के 5-5 क्वेश्चंस भी नहीं आते तो आपके स्कूल का पेपर आपका खराब हो जाएगा, आपके पास होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आप शुरुआत के 5-5 क्वेश्चंस जरूर लगाइए। इसके अलावा जब बोर्ड का पेपर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अलग से कि आपको उस समय क्या करना होता है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो ये ट्राइंगल्स के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है? Yes, sir.